गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फंक्शन स्टार्ट का मतलब ये नहीं है मैं एकदम शुरू से फंक्शन को ले रहा हूँ। अभी मैं जिस तरीके से ले रहा हूँ वो उस टाइप से लूंगा कि जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मतलब जिन्हों कुछ आइडिया है वो भी रिवीजन हो सके उनका, और जिनको आइडिया नहीं है उनको भी एक आइडिया लगे कि फंक्शन होता क्या है और उसका जो बेसिक काम है वो किस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे अब आपको पता ही है कि फंक्शन जो होता है वो समथिंग लाइक इस टाइप से हो गया है कि कुछ इनपुट डालोगे आप एंड यू विल गेट सम आउटपुट, राइट। ये तो आपको आइडिया होगा। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं बेसिक से स्टार्ट करने की जगह मैं ये बोलूंगा कि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। फंक्शन क्या होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होती है, कैसे आपस में रिलेटेड होती हैं। ठीक है, कब किसी एक्सप्रेशन को फंक्शन बोलना है, कब किसी एक्सप्रेशन को फंक्शन नहीं बोलना है। ठीक है, और जो बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन जो होते हैं, वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू फंक्शंस, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो जिसका जिसका जिसने पढ़ा हुआ है उनके लिए भी ठीक है और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए भी ठीक है। तो समथिंग लाइक के एफ एक्स एक फंक्शन होने वाला है जिसमें आप इनपुट डालोगे एंड यू विल गेट आउटपुट। अब इसका मतलब क्या होगा कि कुछ इनपुट डालोगे और कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अच्छा, एक इनपुट सेट होने वाला है और एक आउटपुट सेट होने वाला है। तो सपोज मैंने एक इनपुट सेट लिया ए, सेट ए के सपोज 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट है, ये इनपुट है। और सेट बी जो है वो आउटपुट सेट एंड सपोज इट इज 11 12 13 एंड 14। दिस इज द आउटपुट सेट। ठीक है, तो एक इनपुट सेट है और एक आउटपुट सेट है, तो इसको फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेट ए है एंड सपोज दिस इज सेट बी। ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए इज इनपुट सेट जिसमें इनपुट है 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी इज आउटपुट सेट 11 12 13 14, एंड एक और इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे 15। यहाँ पे एक और हम लिख देते हैं 15। ठीक है, अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है कि ए का इनपुट है और बी का आउटपुट है। तो फंक्शन अगर एफ में यहां से ए से बी बना रहा हूं, फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, फंक्शन एफ इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए जो है वो आपको इनपुट की तरह काम करने वाला है। दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से भी कर रहा हूं मैं कि सपोज अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 11 है। अगर इनपुट 2 है आउटपुट 12 है, इनपुट 3 है आउटपुट 13 है, इनपुट 4 है आउटपुट 14 है। कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक है, 1 इनपुट के लिए 11 आउटपुट है, 2 इनपुट के लिए 12 आउटपुट है, 3 इनपुट के लिए 13 आउटपुट है और 4 इनपुट के लिए 14 आउटपुट है। तो आई कैन से कि दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एफ। दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन एफ के फंक्शन एफ है जिसमें इनपुट सेट ए है और इनपुट आउटपुट सेट बी है। और कुछ इस तरीके से इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूं कि फंक्शन एफ जो है मेरे पास, दैट आई कैन रिप्रेजेंट लाइक 1 इज इनपुट, 11 इज आउटपुट, 2 इनपुट, 12 आउटपुट, 3 इनपुट, 13 आउटपुट, 4 इनपुट, 14 आउटपुट, एंड फंक्शन एफ इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसमें सेट ए ये हो गया और सेट
बी ये हो गया। दिस इज अगेन वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन आपने ये वाला देखा था, दिस इज रिप्रेजेंटेशन वन, आई कैन से वन, एंड दिस इज द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में देखो कुछ कुछ वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा जो आगे भी यूज आएंगे, ठीक है? हाँ, सब बता दूंगा बेटा, अभी थोड़ा सा वेट करो। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में दे के रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि सपोज आपने यहाँ पे 1,11 लिखा है, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि 1,11 है, तो 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट। दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ध्यान देना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर, ये कौन से सेट का है? ये सेट ए का है। वो जो सेकंड एलिमेंट है इसके अंदर, ये सेकंड एलिमेंट कहां से है? सेट बी में से है। ये कहां से है? ये सेट बी में से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो पहला लिख रहा हूं, वो सेट ए है, वो इनपुट है, और जो दूसरा है वो सेट बी है, वो आउटपुट है। इसका खुद का अपना इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है मैं अब आपको बताता हूं उसके अंदर, ठीक है? अब सपोज मैं आपको वापस टाइम दूंगा इसको कॉपी करने के लिए, बट एक चीज यहां पे बताऊंगा। सपोज आपने कुछ इस तरीके का एक और सेट ले लिया। हाँ, मैं उधर कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा बेटा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, ये 11, ये 12, ये 13, 14 और 15, ये अभी था। सपोज आपने फंक्शन डिफाइन किया है, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। इस तरीके से डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रीवियस पेज पे वापस आऊंगा बेटा, बट एक चीज है जो मुझे इधर बतानी है, तो मैं 1 इनपुट है, 11 आउटपुट है, 10, ठीक है? एंड दिस इज द फंक्शन जी, दिस इज द फंक्शन जी। g is from a to b, g is from a to b, such that this is set a, this is set b। वही सेट लिया है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिया था। यहां पे एक चीज आपको नोटिस करनी है कि एक थोड़ी सी चीज यहां पे अलग है। यहाँ पे क्या है? थोड़ी सी चीज अलग है। जो लोग मेनी वन लिख रहे हैं वो मेनी वन फंक्शन नहीं है बेटा ये। अच्छा सॉरी, ये मेनी वन फंक्शन ही है, बट मेरा थोड़ा सा फंडा, हाँ ठीक है। तो ठीक है, ये जी ए टू बी है, और इसमें क्या है कि फंक्शन जी इज डिफाइन सच दैट, मेनी वन फंक्शन है, करेक्ट बोल रहे हो, वो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल अलग ले लिया। ये इट इज डिफाइन लाइक दिस, के 3 के लिए भी 13 है एंड 4 के लिए भी 13 है। कुछ इस तरीके से फंक्शन हो गया। और एक और मैं सेम डिफाइन करता हूं, सपोज मैं डिफाइन करता हूं फंक्शन h फ्रॉम a टू b, है ना? उसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि फंक्शन h जो है, इट इज 1 के लिए 11, 2 के लिए 12, 3 के लिए 13, 4 के लिए 14, एंड वन मोर एलिमेंट 3 के लिए भी 14। तो कितने एलिमेंट होगा इसके अंदर? 5 एलिमेंट होगा। होगा यही कि अगर आप इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट भी करोगे तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि सेट ए हो गया, ये सेट दूसरा हो गया, एलिमेंट वही हो गए जैसे 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 11, 12, 13, 14 एंड 15। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि ये जो 1 है इसके लिए इनपुट 11 आ रहा है, 2 के लिए इनपुट 12 आ रहा है, 3 के लिए, सॉरी, एक सेकंड रुकना, 3 के लिए इनपुट 13 आ रहा है, 4 के लिए 14 आ रहा है,
4 के लिए 14 आ रहा है, मतलब 3 के लिए 2 आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस दिस तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज देखोगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि यहाँ पे एक इनपुट जो है 3 के लिए कितने आउटपुट आ रहे हैं, 2 आउटपुट। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, तो ये अभी हम सीखेंगे कि क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन में फुलफिल नहीं होगा। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन क्यों नहीं है ये वाला और ये वाला क्यों है, तो हम वापस फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहां पे मैंने आपको बोला था कि ये सेट ए है जो इनपुट है और सेट बी है ये आउटपुट है। तो फंक्शन होने के लिए कुछ कंस्ट्रेन होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी इंक्लूडेड। जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड केस होता है, ये फर्स्ट पॉइंट का एक एग्जांपल इधर देख लेते हैं हम। सपोज कोई सेट मैंने एम डिफाइन किया है और एम के लिए मैंने लिखा है 1 के लिए सपोज 14 लिया है, 2 के लिए सपोज 13 लिया है और 3 के लिए सपोज मैंने 11 लिया है। ये एक सेट लिया है जिसको मैं बोल रहा हूं कि ए से बी के लिए है, ए और बी हमारे पास हर एक क्वेश्चन में सेम है, यहां भी वही है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट, दिस इज ऑल्सो not a set. Why it is not a set? This M is also not a set. H is also not a set. Why? Because each element of set A is not been included here. सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कोई भी अगर आपने इस तरीके से कोई रिलेशन या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो सेट है या नहीं है, ये कैसे डिफाइन करोगे। तो ये पहली कंडीशन आएगी कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी इंक्लूडेड एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ सेट ए हियर शुड हैव, शुड हैव, कोई बताएगा मेरे को मैं क्या लिखने वाला हूं, शुड हैव, शुड हैव, every element of set A should have exactly one image, or you can say output in set B, in set B। तो भाई हर एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं चलेंगे। जो कौन से केस में अपन ने लिया था, इस वाले केस में लिया था कि यहाँ ये जो 3 इनपुट है, 3 इनपुट के लिए 2 आउटपुट लिए थे 13 और 14, तो इसने ये जो सेकंड कंडीशन थी इसको फेल किया था, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इसने जो है सेकंड कंडीशन फेल करी है एच ने, और ये जो एम है, एम ने कौन सी कंडीशन फेल करी, फर्स्ट कंडीशन फेल करी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, तो सेट ए के, अब कोई पूछ रहा है कि सेट ए के एलिमेंट को 2 बार इंक्लूड कर सकता हूं, नहीं। जैसे सेट ए के एलिमेंट को मैंने यहां पे 2 बार इंक्लूड किया भाई, तो वो सेट, वो फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर हो गया। सेट ए का एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, सेट बी का एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ सकता है, दैट इज फाइन। सेट बी का एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेट बी में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है।
समझ में आ रहा है? सेट बी में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। और साथ में ऐसा हो सकता है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो सेट ए में एसोसिएटेड नहीं हो, जैसे कि 15 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, किसी भी एलिमेंट का आउटपुट नहीं है, ये चलेगा, ये फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सेट बी का कोई एलिमेंट खाली बैठा हुआ है, उसके साथ ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज फाइन, फंक्शन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो फंक्शन की डेफिनेशन सबसे ज्यादा जो अभी तक हमने देखी है इंपॉर्टेंट, वो ये वाली डेफिनेशन है कि भाई किसी भी फ्रॉम एफ ए टू बी अगर मैंने लिख दिया है तो उसको मैं सेट बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, तो वो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए, और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे नहीं होंगे उससे लेना देना नहीं है, बट फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, सेकंड सेट में एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है? इतना क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ डाउट? देखो इससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, वो डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। वन आउटपुट कैन बी एसोसिएटेड विथ टू इनपुट्स, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। वन आउटपुट कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन इनपुट। जैसे कि यहां पे मैं एक और एग्जांपल आपको ले लेता हूं। सपोज फंक्शन एन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और फंक्शन एन जो है वो कुछ इस टाइप का फंक्शन है भाई। वन इनपुट लेता है तो 11 आउटपुट देता है, टू इनपुट लेता है तो 11 आउटपुट देता है, थ्री इनपुट लेता है तो भी 11 आउटपुट लेता है, और फोर इनपुट लेता है तो भी 11 आउटपुट लेता है। तो इसमें आउटपुट सेम है, तो दिस इज अ फंक्शन। ये भी फंक्शन था भाई, ये फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन नहीं था। समझ में आ रहा है? वन आउटपुट, यहाँ पे 11 आउटपुट है, 11 एक से ज्यादा इनपुट के लिए है, चलेगा। बट क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा आउटपुट है? वन के कितने आउटपुट है? एक ही आउटपुट है। टू का कितना आउटपुट है? एक ही। थ्री का एक, फोर का एक। ठीक है? तो वन आउटपुट कैन बी करस्पॉन्डिंग टू मेनी इनपुट, बट वन इनपुट विल डेफिनेटली बी करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। ठीक है? तो ये नोट कर लो बेटा, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। हाँ, वन वन मेनी वन में हम लोग घुसेंगे अभी बाद में। वन वन मेनी वन इधर से मत निकालो, वन वन मेनी वन टाइप ऑफ फंक्शन होता है। हाँ, जिसने लिखा हुआ है, जिनको नहीं कॉपी करना है कॉपी मत करो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, नहीं ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा इस तरीके का। हम जो मैंने कहा ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है? तो जैसे मैंने सेकंड स्लाइड में आप देखोगे यहाँ पे इस फंक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। पहला तरीका यहाँ पे है पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया हुआ, और ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है? तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है। जनरली हम लोग जब जेई करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो ये वाले रिप्रेजेंटेशन हम नहीं यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है? इसको भी लिख लो। ठीक है? तो फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, सबसे पहले हमने ये देखा। अब ठीक, देख लो इसको।
डन, दिस वन। चलो अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि हमने ये चीजें देखी, फंक्शन की डेफिनेशन हमने सीख ली। अब कभी कभी क्या होता है, यही चीज मान लो यही जो फंक्शन है, अभी सेट ए मैंने आपको दे दिया था, सेट बी भी मैंने दिया हुआ है आपको। सेट ए दिया है 1 2 3 4, जो एग्जांपल अपन ने लिया था, मैं वापस वही ले रहा हूँ। और सेट 11 12 13 14 एंड 15, और एक फंक्शन एफ मैंने डिफाइन कर दिया था, एंड दैट इज 1 11 2 12 3 13 एंड 4 14। करेक्ट, यही सबसे पहला हमने एग्जाम्पल देखा था, और इसको हमने बोला था कि भाई ठीक है, ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी। दिस इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, ये चीजें हम देख चुके थे कि इट्स अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सारी डेफिनेशन को फिलफिल कर रहा है, हर एक चीज इसमें बैठ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि भाई ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट, कहीं कभी कभी आप इस तरीके से लिखोगे फंक्शन कि भाई फंक्शन एफ एक्स है जो कि x+10 है, और फंक्शन एफ जो है वो फ्रॉम ए टू बी है, और ए क्या है और बी क्या है, तो ये वही ए और बी है जो हमने लेके रखा हुआ है। 1 2 3 4, फंक्शन 11 12 13 14 एंड 15। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम फंक्शन। ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, इनको दोनों को हमने अब क्या किया है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। बोथ आर सेम। तो जनरली आप देखोगे जब भी सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, और ये डिटेल भी मिलेगा ताकि ये बताएगा कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर। अब अगर मैं सिर्फ फंक्शन, एक और फंक्शन नया करूं कि फंक्शन जी है मेरे पास, जो ऑल रियल वैल्यूज टू ऑल रियल वैल्यूज। अब भाई साहब ये क्या हो गया, तो इनपुट जो है, इसमें ध्यान देना, इसमें जो फंक्शन का इनपुट है वो क्या है, आर। आर का मतलब क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज। जो आउटपुट भी होने वाले हैं वो कहां से आउटपुट होने वाले हैं, वो भी ऑल द रियल वैल्यूज। ठीक है। और फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+10। तो यहां पे अब ये ध्यान रखना कि भाई एक्सप्रेशन सेम है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, बट फंक्शन के जो डिटेल है वो डिफरेंट है। तो फंक्शंस आर डिफरेंट, फंक्शंस आर डिफरेंट। ये दोनों सेम फंक्शन नहीं होंगे, जैसे जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम फंक्शन नहीं होंगे, इन दोनों में डिफरेंस आ गया है। क्या डिफरेंस आ गया है, क्योंकि इसमें जो इनपुट है वो इनफाइनाइट इनपुट्स हैं। यू कैन टेक एनी इनपुट, यू विल गेट इनफाइनाइट डिफरेंट आउटपुट्स करस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट, राइट। बट फंक्शन की डेफिनेशन ये भी फुलफिल करेगा, क्योंकि एक्स की अगर आप एक वैल्यू डालोगे तो आपको आउटपुट एक ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी आर में रियल वैल्यूज हैं, मतलब -∞ टू +∞, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आप एक्स में पुट भी कर सकते हो। क्लियर आया समझ में। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फंक्शन में, कि जब भी आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो जो इनपुट सेट है और जो आउटपुट सेट है, ये दोनों क्या दिए हुए हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देता हूं इसी में आपको। ठीक है, इसको हम कभी कभी ऐसा भी बोलेंगे, जी इज अ फंक्शन ऑन आर। ये वर्ड आपको, जी इज अ फंक्शन ऑन आर, मतलब जी इज अ फंक्शन ऑन ऑल द रियल वैल्यूज, एंड दिस मीन्स दैट द इनपुट इज ऑल द रियल वैल्यूज एज वेल एज आउटपुट इज ऑल्सो ऑल द रियल वैल्यूज, द कलेक्शन ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो द ऑल द रियल वैल्यूज। आउटपुट भी इसमें से है और इनपुट तो ये है ही है। ठीक है।
अब अगर मैंने आपको एक कुछ इस टाइप से डिफाइन किया कि सपोज एम एक यहां पे फंक्शन है r प्लस 2r, और एम एक्स जो फंक्शन मैंने बोला x प्लस 10 है, क्या इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? r प्लस का मतलब आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव रियल वैल्यूज होता है, ठीक है? तो r प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रियल वैल्यूज बोल रहे, पॉजिटिव रियल वैल्यूज। इसका क्या सीन है भाई, ये फंक्शन है क्या? चलेगा, दिस इज ऑल्सो फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज। इसमें दिस इज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट, दिस इज कलेक्शन ऑफ इनपुट। आउटपुट हमेशा इसमें से होने वाले हैं, इनपुट हमेशा क्या होने वाले हैं? इसमें से होने वाले हैं, ठीक है? अब राइट, g इज ए फंक्शन ऑन r, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है g इज ए फंक्शन ऑन r, इट मींस दैट द इनपुट इज फ्रॉम r एज वेल एज फ्रॉम आउटपुट इज आल्सो फ्रॉम r, है ना? ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बार बार यूज होंगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब सपोज एक और फंक्शन है t, r टू r पॉजिटिव, t ऑफ x को डिफाइन भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है, x प्लस 10 r। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको क्या बोलूंगा मैं? इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों क्यों फंक्शन नहीं है भाई? इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज यहाँ पे जो इनपुट जब आप डालोगे, आपने -100 इनपुट डाला, तो ये आउटपुट आपको -90 देगा, और जो कि यहाँ आउटपुट में प्रेजेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा भाई। इनपुट आप डाल रहे हो और आउटपुट आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर ये ऐसे कैसे फंक्शन बनेगा? तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहला सेट और दूसरे सेट दोनों का अपना अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? ये दोनों चीज तो अपना अपना रोल प्ले करती करती हैं। साथ में जो इनिशियल हमने डेफिनेशन देखी थी फंक्शन की, जिसने बोला था कि भाई पहले सेट की सारी वैल्यूज इंक्लूड होना जरूरी है, यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज है, और हर एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। इस पे भी वर्क करेंगे हम। हर एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो पहला सेट है और दूसरा सेट है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। और आपको अब ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई एक्सप्रेशन सेम है, ये एक्सप्रेशन सेम है, सब में एक्सप्रेशन सेम है, बट द डिफरेंस इज इनपुट एंड आउटपुट का जो सेट देके रखा है, जो डिटेल देके रखा हुआ है, वो डिफरेंट है। और अगर वो डिफरेंट है तो वो अपना रोल प्ले करेगा, तो फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। वो फंक्शन एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे बट फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है इतना, या किसी को डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब फंक्शन के ग्राफ क्या होता है? फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ आप बहुत अच्छे से डील करते हुए आए, आपको बहुत आइडिया है ग्राफ के बारे में। प्रीवियस पेज नोट कर लो बेटा। अब फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? तो फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको एक फंक्शन डिफाइन करवाया था कि भाई ठीक है, अपन एम एक्स एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। वापिस हम वही एग्जांपल लेते हैं x प्लस 10 का, और ये फंक्शन m जो है मेरे पास r टू r डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है?
तो जब R टू R डिफाइन करूंगा तो इनपुट ऑल द रियल वैल्यूज, आउटपुट ऑल द रियल वैल्यूज आएंगी। तो जैसे आपने 0 इनपुट डाला तो आपके पास आउटपुट 10 आया, आपने 1 इनपुट डाला आपके पास आउटपुट 11 आया, एंड सो ऑन। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट इनपुट आउटपुट के सेट बनेंगे, और उन सबको जब आप प्लॉट करोगे, ये 0 × 10 हो गया, 0, 10 हो गया, 0, 1, 11 हो गया, 2, 12 हो गया, तो ये जब सारे आप प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन हियर। करेक्ट? ये इसका ग्राफ हो गया। इसमें इनपुट सारी रियल वैल्यूज है, मतलब इनपुट आप पूरी एक्स एक्सिस इनपुट होता है, करेक्ट? तो ये -∞ से +∞ कुछ भी आउटपुट लो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि इनपुट ऑल द रियल वैल्यूज देके रखा हुआ। आउटपुट का जो कलेक्शन है वो भी उसने बोला है कि ऑल द रियल वैल्यूज देके रखा हुआ है, तो जो आउटपुट है वो भी आपका -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। और इसका मतलब ये भी होगा कि यहाँ पे आपने कोई भी पॉइंट उठाया, ठीक है, ये पॉइंट उठाया तो ये इनपुट होगा, दिस इज इनपुट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आउटपुट। ये आउटपुट होगा और ये उस फंक्शन के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। तो हम इसको जब भी प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये तो हो गया x और ये हो गया मेरे पास mx, क्योंकि मैं यहाँ पे किसको प्लॉट कर रहा हूँ, mx फंक्शन की वैल्यू को प्लॉट कर रहा हूँ। हम यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, इसको जो नाम दिया है वो हम लिख सकते हैं, mx तो mx, hx तो hx, fx तो fx, y तो y। क्लियर? दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब डेफिनेटली ग्राफ भी इस पे डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया hx, और hx मेरा फंक्शन x+10 ही है, बट मैंने इसमें डिफाइन किया हुआ है h को, इनपुट इज पॉजिटिव रियल वैल्यूज और ये r। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो पॉजिटिव रियल वैल्यूज है तो अब मेरे पास इनपुट में कंस्ट्रेंट है भाई। ये जो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू अब मेरे पास क्या आ जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज आएंगी, ये इनपुट है मेरे पास। ठीक है, तो अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ सिर्फ यहां से बनेगा। अब ये जो पीछे वाला पार्ट मेरा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बन रहा था, ये वाला पार्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि इनपुट मेरे पास अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें वो लिमिटेशन आ गई, 0 भी इनपुट अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हम प्लॉट कर देते हैं कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में ये इसका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगेन मैंने आपको बोला आउटपुट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती, आउटपुट आप कुछ भी करो, बट इतना मेक श्योर करना है कि ये जो भी इनपुट आएंगे उसके जो भी आउटपुट है वो यहाँ होने चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज अवेलेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा वैल्यू सेकंड सेट में होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ग्राफ में भी दोनों में डिफरेंस है और दोनों फंक्शन भी डिफरेंट है। क्लियर है ये? ठीक है, अब जैसे ही अब एक और फंक्शन में डिफाइन कर देता हूं। सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया vx, और मैंने डिफाइन किया कि x² + 2 होगा, और फंक्शन v जो है फ्रॉम ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज है। ठीक है, तो अब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है ये पैराबोला बनता है, कॉनकेव अपवर्ड का पैराबोला है। यहां से और ये ये पैराबोला बनेगा। इनपुट आप डालो, ये वाला इनपुट आपने आप डाला, मान लो x की वैल्यू ये डाली, तो y की वैल्यू कौन सी आएगी भाई, ये आ जाएगी यहाँ पे आउटपुट। अगर ये वाला इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इनफाइनाइट डिफरेंट इनपुट, इनफाइनाइट डिफरेंट आउटपुट मिल जाएगा आपको। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। क्लियर? हाँ, एच एक्स वाले ग्राफ में क्या है बेटा, एच एक्स वाले ग्राफ में आप देखो क्या दे के रखा हुआ है यहाँ पे। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना ये दोनों चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट ये जो पहला वाला सेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में तो कंस्ट्रेंट आता है। मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था, तो मैंने डिफाइन करते टाइम आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो पहला सेट है उसकी कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट था कि भाई सारी वैल्यूज का आउटपुट होना ही होना चाहिए, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये थी कि हर एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट भी होना चाहिए। क्लियर? हर एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट भी होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सेट है, ये सेट जो है ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, सिर्फ आर पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे पास जो इनपुट है वो कौन सी, एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मेरे को लेना है, ये सारी वैल्यू इनपुट लेना है, मेरे को नेगेटिव वैल्यूज इनपुट नहीं लेना है।
तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये वाली जो वैल्यूज है यहाँ पे, ये वैल्यूज मैं इनपुट ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसने मना कर दिया है। क्लियर? और यहाँ पे अब जो भी इनपुट मैं डालूंगा, मान लो सपोज ये इनपुट डालूंगा तो आई विल गेट दिस एज आउटपुट। ठीक है भाई, यहाँ पे ये इनपुट डालूंगा तो आई विल गेट दिस एज आउटपुट। तो मैंने ग्राफ उसी के हिसाब से बनाया है कि मेरा ग्राफ वो वैल्यूज बनाऊंगा कि ये जो इनफाइनाइट इनपुट है मेरे पास, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट मिलेंगे उन सबको प्लॉट करूंगा, तो आई विल गेट दिस। ये इनफाइनाइट तक जाएगी। अभी क्लियर है? मतलब ये समझ सकते हो आप कि ये वाला जो पहला वाला ग्राफ है उसका यहां से लेके सारी वैल्यूज यही है, बट इसके नीचे वाली वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि -1,9 चलेगा, -10,0 चलेगा। यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि -1,9 लो या -10,0 लो, तो ये नहीं चलेगा, ये दोनों नहीं चलेंगे। अगर आप बोलोगे 0,10 लो, 0,10 भी नहीं चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल वैल्यूज बोल के रखी हुई है। 1,11 चलेगा, यस 1,11 आएगा। 2,12 चलेगा, यस 2,12 भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, वो चलेगा। आउटपुट तो वाई एक्सिस पे ही होता है बेटा, ग्राफ बनाते हैं तो अपन। दिस इज आउटपुट, राइट? यही मैंने यहाँ पे नाम दिया था ना mx, यहाँ पे आप hx दे दो, दिस इज hx। जो भी आउटपुट होता है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं, जो आउटपुट एक्सिस बोल सकते हो। क्लियर है ये समझ? क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना बेटा आपको, तो आगे जो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, वन वन मेनी वन इनटू ऑन टू, वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो सारी चीजें इन चीजों पे डिपेंडेंट होती हैं। तो जो आपने पहले पढ़ा ना, तो इसीलिए आपको अगर कंफ्यूजन है इसमें तो वहां पे दिक्कत आएंगी। ठीक है, ये चारों कर लिया आपने, तीनों ग्राफ बना लिए। आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, फंक्शन के ग्राफ में कुछ कंस्ट्रेंट आती। मान लो अगर मैंने ये ग्राफ बनाया था, अभी एक ग्राफ बना के आपको दिया था मैंने, ये अपन ने एक और ग्राफ बनाया है, अपन ने ग्राफ बनाया था x+10 का ये। ठीक है, आपने पैराबोला भी बनाया, y² = 4x वाला जो पैराबोला, एक ही है। आप सर्कल भी बनाते हो, ये। अब कोई पूछेगा कि भाई इसमें कौन सा ग्राफ है जो फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं है। ध्यान देना, what is my question? My question is, which graph is of function and which graph is of not a function, is not a function। तो कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है, इसके लिए आपको जो डेफिनेशन में 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, कौन से पॉइंट, जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, वो 2 पॉइंट पे आपको फिर फोकस करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या था मेरा, व्हाट इज माय फर्स्ट पॉइंट? माय फर्स्ट पॉइंट वाज ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी इंक्लूडेड, और सेकंड था ईच एलिमेंट मस्ट बी हैविंग एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो अब देखो, यहां पे अगर आउटपुट कहां पे होता है, दिस इज आउटपुट, राइट, एंड दिस इज इनपुट, करेक्ट। और ये भी आपको पता है कि जब आपने ये इनपुट दिया तो आपने आउटपुट ये मिला, जब आपने ये इनपुट दिया तो आपने आउटपुट ये मिला। अब यहां पे आप देखो, इस वाले में जब आपने ये इनपुट दिया, x की वैल्यू ये डाली, तो y का आउटपुट कितने मिल गए भाई? एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट मिल गए? एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट मिल गए? 2 आउटपुट मिल गए। तो क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ रहा? ग्राफिकली भी आप जज कर सकते हो, आपको इनमें नहीं पता है पहला सेट क्या है दूसरा सेट क्या है, नहीं पता आपको, सिर्फ ग्राफ दे दिया और बोल दिया है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, तो आप पहला वाला बोल सकते हो कि दिस इज डेफिनेटली ए फंक्शन। आई कैन इमेजिन इनफाइनाइट लाइंस जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी। ये एक वे होता है, आपने पढ़ा होगा, इसीलिए मैं इतना घुसा नहीं उसमें डिटेल में, कि कुछ भी इनपुट डालो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे आपने ये इनपुट डालोगे, आपके पास दो दो आउटपुट मिलेंगे, तो ये फंक्शन नहीं है। इसके अंदर भी आप अगर एक इनपुट डालोगे, यू विल गेट एग्जैक्टली वन आउटपुट।
देयर वुड बी नॉट अ सिंगल एलिमेंट, नॉट अ सिंगल इनपुट जिसके लिए आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट आपके पास हो गया जिसने एक से ज्यादा आउटपुट दे दिया तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे कि ये, इसमें भी एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट है भाई, दो। यहां भी अगर इनपुट डालोगे तो आउटपुट कितने आएंगे, दो दो आउटपुट आते हुए नजर आएंगे। तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन का ग्राफ, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। एक इनपुट के लिए थ्रू आउट आप यहां से लेके, ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक कुछ भी इनपुट डाल दो। ध्यान देना एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये कुछ भी इनपुट डाल दो आप, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देयर वुड बी नॉट अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच यू विल गेट मोर देन वन आउटपुट। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें एक से ज्यादा आउटपुट हो। यहां भी आप यहां से यहां तक कुछ भी इनपुट डाल दो भाई, कुछ भी डाल दो, मेरे को बताओ कि कहीं से कहीं तक भी एक भी वैल्यू एक्स की ऐसी होगी जो एक से ज्यादा आउटपुट देगा? नहीं, एक भी वैल्यू नहीं होगी। तो ये दोनों जो है पहले वाले, ये फंक्शंस हैं। और ये जो दूसरे वाले जो दोनों सेकंड कॉलम में है, ये फंक्शन नहीं है। अब अगर मैं यही जो मैंने बनाया आपको, सिर्फ ये बना दिया, इज दिस अ ग्राफ ऑफ फंक्शन? मैंने ऊपर वाला सर्कल बनाया है, यही वाला सर्कल बनाया है, बट नीचे वाला पार्ट नहीं बनाया है। तो क्या ये जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूं, डेफिनेटली इनपुट ये है, यहाँ पे आउटपुट है, जहां पे आउटपुट है वहीं पे इनपुट भी लेना है। तो ये आउटपुट है, तो यहाँ पे क्या आप मुझे एक भी एक्स की ऐसी वैल्यू बता सकते हो जिसके लिए एक से ज्यादा आउटपुट है? नहीं बता सकते हो ना। तो इसीलिए ये क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। अब मान लो सपोज आपको मैंने ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया, या फिर मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, या फिर मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, या फिर मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया। अब इसमें से मुझे सबसे पहले बताओ, ये वाला जो लिखा है ये क्या फंक्शन है? ये वाला जिस पे मेरा कर्सर है अभी, इज इट अ फंक्शन? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। भाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आउटपुट, ये इनपुट है, ये इनपुट गेम कर रहा है। कितने आउटपुट दे रहा है भाई साहब? तीन आउटपुट दे रहा है। एक आउटपुट ये दे रहा है, एक आउटपुट ये दे रहा है, और एक आउटपुट ये दे रहा है। तो एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट आ गए? तीन। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर एक भी आपको ऐसा मिल गया तो फंक्शन को उसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद वाला, क्या आपको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये एक्स की वैल्यू के लिए एक भी ऐसा इनपुट, एक भी ऐसी वैल्यू मिल रही है जो आपको एक से ज्यादा आउटपुट दे रही है? नहीं। थ्रू आउट आप कहीं भी बनाओगे, आप यहां बनाओ, आप यहां बनाओ, आप यहां बनाओ, या कहीं भी बनाओ, यू विल नॉट गेट अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। इट इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये वाला फंक्शन, लास्ट वाला फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। वाई इट इज नॉट अ फंक्शन? क्योंकि मैंने यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने आपको ये वैल्यू भी डाल दी और ये दो वैल्यू आउटपुट मिल रही है, मतलब एक आउटपुट यहाँ तो मिल ही रहा है, एक आउटपुट यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा था बस। ये मैंने यहाँ पे डॉट जो बनाया था वो वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड करी थी, नीचे इंक्लूड नहीं करी थी। तो दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि एक, देखो, थ्रू आउट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आप जितनी वैल्यू पुट कर रहे हो हमेशा आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। ये डालो एक आउटपुट, यहां डालोगे एक आउटपुट, बस भाई साहब बस एक वैल्यू है ये वाली, ये एक्स की वैल्यू है जिसने गेम कर दिया है पूरे फंक्शन की हालत खराब कर दी है, क्योंकि इसने एक इनपुट के लिए दो आउटपुट दे दिया, सिर्फ एक एक्स की वैल्यू के लिए। तो अगर एक भी एक्स की वैल्यू अगर ऐसी मिल गई आपको जिसने एक से ज्यादा आउटपुट दे दिया तो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। क्लियर है अभी ये?
तो ग्राफिकली भी आपको समझ में आ गया कि ग्राफिकली हम लोग कैसे जज करेंगे कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। लास्ट वाले में क्या हो रहा है बेटा, लास्ट वाले में देख मैंने क्या किया था, जो ग्राफ बनाया था उसके लिए, जो ग्राफ बनाया था उसमें एक ही के लिए ये भी इनपुट ले लिया था और यहां भी ग्राफ बना दिया था मैंने, यहां भी डॉट बना दिया था राइट। अब यहां डॉट बना दिया था, जैसे यहां डॉट बनाया था बट यहां पे मैंने ओपन रख दिया था, तो मतलब इस इनपुट के लिए यहां पे क्या था, बस एक ही आउटपुट था ये वाला। बट यहाँ पे सेम इनपुट के लिए, इस इनपुट के लिए ये भी आउटपुट दे दिया मैंने और ये भी आउटपुट दे दिया मैंने, भाई दो आउटपुट मिल गए एक इनपुट के लिए। तो डेफिनेशन क्या बोलेगी आपकी कि ये फंक्शन नहीं है, राइट। अगर एक भी इनपुट ऐसा मिला जिससे एक से ज्यादा आउटपुट मिल गए तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड ये रही। चलो गॉट इट, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट ए और सेट बी, इनपुट सेट और आउटपुट सेट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया हो अपने आप में। सेट बी और सेट ए में क्या इंपॉर्टेंस है, वो कितना रोल प्ले करते हैं फंक्शन के अंदर, वो भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हो, लास्ट वाला ग्राफ फंक्शन का इसीलिए नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो इनपुट है, इस इनपुट के लिए मैंने दो आउटपुट दे दिए, एक आउटपुट ये दे दिया है और एक आउटपुट ये दे दिया है। तो एक इनपुट के लिए अगर दो आउटपुट मैंने दे दिए हैं तो वो फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। भले ही बाकी सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, इनफाइनाइट डिफरेंट इनपुट के लिए एक एक आउटपुट ही है, बट एक ही इनपुट है ऐसा जिसने एक से ज्यादा आउटपुट दे दिए, तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, एक फंक्शन, वापस मैं उसी एग्जांपल पे आऊंगा कि सेट ए है और सेट बी है। सेट ए और सेट बी में 1 2 3 4, और सेट बी में 11 12 13 और 14। इस बार मैंने 15 को नहीं लिया, सपोज नहीं लेते। ठीक है, अब एक फंक्शन मैंने एफ डिफाइन किया भाई, है ना। फंक्शन एफ डिफाइन किया तो कुछ इस टाइप से डिफाइन किया, 1 11 2 12 3 13 एंड 4 14, जो हम अभी तक डिफाइन करते। एक जी मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया 1 14 2 13 3 12 एंड 4 11। एक फंक्शन एम डिफाइन किया। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि सारे फंक्शन होंगे नहीं होंगे, है ना, जितने भी यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये मैंने चार फंक्शन, अब इसमें से मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा फंक्शन है जो, कौन सा है जो फंक्शन नहीं है एफ जी एम और एन में से। ए टू बी डिफाइन कर रहा हूं सारे के सारे फंक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन नहीं है, माय आंसर शुड बी नहीं है। आपको वो फंक्शन देना है जो नहीं है, जो नहीं है। सॉरी, हाँ यहाँ पे भी 14 आएगा, हाँ माई मिस्टेक, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट बोल रहे हो आप लोग, एन है, मैं थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, इसको अलग हटाता हूं मैं। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ बेटा, ये कौन है जो बार बार टाइप कर रहा है, ये सब मत करो बेटा, है ना। आपके फिर क्या होता है कि दूसरे बच्चे जो लिख रहे हैं उनका नहीं दिखता है मुझे।
अब इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन नहीं है, एफ जी एम और एन में से इज देयर एनी फंक्शन जो कि नहीं है, मतलब लिखा है बट फंक्शन नहीं है? एन आपका आंसर आ रहा है, एन, जी एंड एम आ रहा है, राइट? तो चलो अपनी डेफिनेशन, सबसे पहले पहली डेफिनेशन जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, पहला पॉइंट उठाऊंगा कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी इंक्लूडेड। क्या ए के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड हैं एफ में? भाई एफ में इंक्लूडेड है क्या? है भाई, 1 2 3 4। जी में है क्या? है भाई। एम में है क्या? है भाई। एन में है क्या? यस। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है किसी में भी जो सेट ए का एलिमेंट मिसिंग है, राइट? क्या हर एक एलिमेंट, हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है क्या? क्या एफ में एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है क्या? क्या 1 के लिए एक ही आउटपुट है क्या? क्या 2 के लिए एक ही आउटपुट है क्या? 3 के लिए एक ही आउटपुट है क्या? 4 के लिए एक ही आउटपुट है क्या? क्या हर एक एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट है क्या? यस। दूसरा पॉइंट भी प्रूव करता है कि दूसरा पॉइंट भी बोलता है फंक्शन है। ओवरऑल इसका रिजल्ट आएगा यस, इट्स अ फंक्शन। जी, इज देयर एनी एलिमेंट फॉर विच यू विल बी गेटिंग मोर देन वन आउटपुट? इज देयर एनी एलिमेंट इन द जी यू आर गेटिंग मोर देन वन आउटपुट? भाई 1 के लिए एक आउटपुट है 14, 2 के लिए भी एक है, 3 के लिए भी एक है और 4 के लिए भी एक है। सेकेंड पॉइंट भी टिक, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। एम, एम, इज देयर एनी एलिमेंट जिसकी एक से ज्यादा इमेज है या एक से ज्यादा आउटपुट है? इज देयर एनी एलिमेंट? क्या 1 के दो इमेज है क्या? नहीं। 2 के, 3 के, 4 के, सबके एक एक इमेज है। सेकेंड पॉइंट भी टिक, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। एन के अंदर क्या एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आउटपुट है क्या? क्या एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज है क्या? इमेज बोलूं या आउटपुट बोलूं, है क्या? 1 के कितनी इमेज है भाई? एक ही इमेज है 14। 2 की कितनी इमेज है? एक ही है 14। 3 की भी एक है और 4 की भी 4। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो टेक। दिस ऑल आर द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो दोनों पॉइंट है वो दोनों पॉइंट को सारे के सारे चारों के चारों फुलफिल कर रहे हैं। ये चारों फंक्शन है। और वो फंक्शन कहां से कहां तक है? ये चारों के चारों जो फंक्शन है भाई, वो सेट ए से सेट बी में है। क्लियर? अब यहां पे एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। बेटा एम और एन भी फंक्शन है, कंफ्यूज मत हो। एम और एन भी फंक्शन है। मैंने आपको दोनों पॉइंट टिक कराया ना, ये भी तो टिक कराया, ये भी टिक कराया ना। अगर दो पॉइंट टिक हो गए तो फंक्शन हो गया, करेक्ट? अब देखो ए टू बी, सारे फंक्शन ए टू बी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। इनपुट सेट ए के हैं, आउटपुट सेट बी के हैं। बट इसमें थोड़ा सा ये कंस्ट्रेन है कि अच्छा, इसमें एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहली डेफिनेशन है डोमेन की। डोमेन इज फर्स्ट सेट। सिंपल। जो इनपुट सेट होता है, जो इनपुट सेट होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है। यहां पे मैं डाल देता हूं इनपुट सेट। कोडोमेन, कोई बताएगा कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? सेकेंड सेट। भाई साहब जो सेकेंड सेट है वो सेट क्या होगा? वो कोडोमेन होगा। और लास्ट वाली चीज एक और, रेंज। रेंज, रेंज क्या होगा? तो भाई रेंज होगा कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स, कलेक्शन ऑफ आउटपुट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि रेंज इज कलेक्शन ऑफ आउटपुट, कोडोमेन इज सेकंड सेट। ठीक है भाई, ये वाला जो सेकंड सेट है ये कोडोमेन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबके लिए डोमेन और कोडोमेन लिख लेते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। भाई डोमेन लिख लेता हूं सबके लिए, सबके लिए कोडोमेन लिख लेता हूं और सबके लिए रेंज भी लिख लेता हूं। ठीक है, तो लाइन खींच देता हूं यहां पे। ये सेट एफ के लिए लिख दूंगा यहाँ पे, ये सेट जी के लिए लिख दूंगा यहाँ पे, और लास्ट में सेट एन के लिए लिख दूंगा। तो डोमेन में
हाँ उसी पे आ रहा हूँ बेटा, पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना पड़ेगा आपको, डोमेन को डोमेन रेंज समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आप जो डिटेल्ड फंक्शन है उसमें मजा नहीं आएगा, फिर बाद वाली चीजें समझ में नहीं आएगी। मैंने क्या बोला, सेट, पहला सेट है वो पूरा डोमेन है, तो कुछ भी नहीं, पूरा सेट ए जो है सबकी डोमेन सेम है भाई। और आपको ये तो पता है जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान देना एक और चीज इंपॉर्टेंट, जब भी मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने बोला कि पहले सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड तो होने चाहिए। तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट मिसिंग तो किसी भी फंक्शन में नहीं होने वाला है डेफिनेटली, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन में ही है कि सारे एलिमेंट को इंक्लूड करना है। तो पहला सेट पूरा इंक्लूड होना है, कोडोमेन सेट जो सेकंड सेट है वो पूरा का पूरा इंक्लूड करना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है भाई। जो मैंने लिख दिया, अब बी में मैंने 15 भी लिख दिया तो भी चलेगा, वो पूरा का पूरा सेट बी मेरे पास क्या आने वाला है, कोडोमेन आने वाला है। अब वो जो भी है, वो ये वाला जो सेट है ये पूरा का पूरा कोडोमेन है, मतलब ये सारे एलिमेंट कोडोमेन के और ये सारे एलिमेंट डोमेन के। क्लियर। अब रेंज, रेंज पे बात आएगी, तो रेंज की बात में ये जो पहला वाला सेट है इसकी रेंज होगी 11, 12, 13 और 14, चारों आउटपुट आ रहे हैं, राइट। और जो लास्ट वाला है इसकी रेंज क्या होगी जरा बताओ मेरे को, सेकंड लास्ट वाले की रेंज क्या होगी, फंक्शन एन की रेंज क्या होगी, फंक्शन एन की रेंज क्या होगी, इट इज ओनली 14, ओनली 14 बिकॉज यू आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट विच इज 14। ठीक है। अब यहां पे एक और चीज अपन थोड़ा सा कर देता हूं कि मैं यहां पे इसको 12 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, इसको 12 लिख देता हूं। ठीक है। अब जरा मेरे को जी का आउटपुट बताओ कितना आएगा, जी की रेंज क्या है, जी की रेंज क्या है, 11, 12, 13 और 14, इज देयर एनी एलिमेंट मिसिंग, 11, 12, 13, 14 सब है, 14 भी है, 13 भी है, 12 भी है और 11 भी है ना। सेट एन का आउटपुट क्या है, 11 है, यस, 12 भी है, 13 नहीं है भाई, 13 नहीं है, 14 है। आ रहा है समझ में, तो रेंज में फर्क पड़ा, रेंज इज कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। ये देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स, कोडोमेन तो आंख बंद करके पूरा का पूरा सेट दे दो। ठीक है, तो डोमेन कोडोमेन और रेंज में आपको पार्ट समझ में आया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, कि जो रेंज होता है भाई, रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन के अंदर होना, कोडोमेन के अंदर होना जरूरी है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं सबसेट, है ना। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन के अंदर तो है ही है, बट हो सकता है कोडोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो रेंज में नहीं हो, जैसे कि इस केस में कोडोमेन के 11, 12 और 13 रेंज में नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर आया समझ में। तो कोडोमेन, डोमेन और रेंज का फंडा समझ में आया कि कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। रेंज इस कलेक्शन ऑफ आउटपुट होती है और कोडोमेन जो होती है वो सेकेंड सेट पूरा का पूरा होती है। तो कभी भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको रेंज निकालने को पूछते हैं, कोडोमेन निकालने को नहीं पूछते हैं, क्योंकि कोडोमेन तो उनको देना पड़ेगी। कोडोमेन तो ऐसी चीज है कि रेंज के एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो तो चलेंगे, कितने भी एक्स्ट्रा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आया समझ में भाई, ये फंडा क्लियर है तुमको, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्योंकि आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू वो सब इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। किसी को कुछ डाउट, नोट कर लो इसको, और यहां पे इसको भी लिख लो भाई। इसका मतलब ये होता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब हो सकता है कोडोमेन और रेंज बराबर हो,
कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, हो गया, बढ़िया आगे। देखो, मैं बेसिक बेसिक ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूं, ताकि आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी समझो, तो एटलीस्ट वो पढ़ोगे जो समझोगे तो आपको क्लियर होनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। नहीं तो अगर आधी अधूरी चीजें पता रहेंगी तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे वो चीज। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इन डिटेल, बट आई एम गोइंग थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस। डन है भाई, बढ़ूं आगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वर्ड होता है मैपिंग। आपने पढ़ी है? मैपिंग, मैपिंग का मतलब जैसे इनपुट और आउटपुट का जो कलेक्शन है उससे रिलेटेड वर्ड है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ फंक्शन में क्या होता है, एक पहला जो क्लासिफिकेशन होता है, पहला क्लासिफिकेशन होता है, उसमें फंक्शन या तो वन वन होता है, या फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है। फंक्शन या तो वन वन होता है या तो फंक्शन मेनी वन होता है। किस बेसिस पे, किस पे डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड करता है कि फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है, ये टाइप ऑफ फंक्शन में बोल रहा हूं कि फंक्शन को भैया आगे से हम बोलेंगे कि मेनी वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो किस बेसिस पे अपन बोलेंगे उस पर बात करेंगे। मेरे को सबसे पहले वापस से चीज में याद दिला रहा हूं, ये दो पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? फंक्शन की डेफिनेशन के पॉइंट में बार बार इसीलिए भी याद दिला रहा हूं आपको कि याद हो जाए। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी इंक्लूडेड, पहले सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज और आउटपुट इन सेट बी। दोनों जो पॉइंट थे, वो दोनों पॉइंट में ए पॉइंट, सेट ए का इंपॉर्टेंस था, पहले सेट का इंपॉर्टेंस था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इन दोनों ए के बारे में बात कर रहे हैं भाई, बी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ना। बी तो बेचारा ये बोल रहा है कि ठीक है वो आउटपुट है, आउटपुट उसमें होना चाहिए, कोई एलिमेंट इंक्लूड है तो है, नहीं है तो नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो अब हम डिफाइन करने वाले वन वन और मेनी वन फंक्शन, इसमें बी को इज्जत दी गई है। अभी तक हमने बी को कोई ज्यादा इज्जत नहीं दी थी, अब ये जो है बी के एलिमेंट्स को हम लोग इज्जत दे रहे हैं। और बी को एलिमेंट के लिए क्या इज्जत दे रहे हैं, तो ये ध्यान दो, इसकी डेफिनेशन में क्या है, वन आउटपुट, वन आउटपुट करस्पॉन्ड टू एग्जैक्टली वन इनपुट। भाई एक जो आउटपुट, आपने कोई सा भी एक आउटपुट उठा लिया, ठीक है, कोई सा भी एक आउटपुट उठा लिया, एक आउटपुट एग्जैक्टली एक ही इनपुट से एसोसिएट होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आउटपुट जो है, इट शुड बी करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट, ये ध्यान देना। एक आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट, और इसके अंदर अगर फंक्शन वन वन नहीं है, इफ फंक्शन इज नॉट वन वन, इट इज मेनी वन। ठीक है, तो वन आउटपुट कैन हैव मेनी इनपुट। ये ध्यान देना, ये क्या एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे कि यहां पे हमने ये जो चार फंक्शन लिखे थे, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये जो चार फंक्शन लिखे थे, इन में अगर ये डेफिनेशन को मैं ब्रेक करूं,
एक सेकंड रुकना है ना। अरे हाँ, ठीक है। अगर ये मैं फंक्शन लूं, इसमें मुझे ये बताओ 11 जो आउटपुट है, 11 आउटपुट कितने इनपुट के साथ है? एक ही इनपुट के साथ है। 12 किसके साथ है? एक ही के साथ है। 13 किसके साथ है? एक ही के साथ है। और 14 किसके साथ है? एक ही के साथ है। अब इसमें देखो 11 तो एक ही के साथ है, बट ये 12 जो आउटपुट है, दिस आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू टू इनपुट्स। तो इसमें एक आउटपुट जो है वो क्या हो गया? वो एक से ज्यादा इनपुट के लिए आ गया। तो भाई साहब ये जो फंक्शन है ये मेनी वन हो गया। ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया? मेनी वन। मेनी इनपुट करस्पॉन्डिंग टू वन आउटपुट। और ये जो फंक्शन है ये वन वन हो गया कि वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट। और इसमें कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं है, कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं है जो एक से ज्यादा इनपुट के लिए एसोसिएटेड है। इसमें एक आउटपुट ऐसा है जो एक से ज्यादा इनपुट के लिए एसोसिएटेड है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक भी आउटपुट ऐसा मिल गया, राइट, इसमें एटलीस्ट वन और डाल दो, आपके एटलीस्ट वन होना चाहिए। या फिर इसमें यहां की जगह आप डेफिनेशन में एटलीस्ट वन डाल दो, एटलीस्ट वन आउटपुट हैव मेनी इनपुट्स। और यहां पे हर एक आउटपुट का एक ही इनपुट होना चाहिए। हो सकता है कुछ आउटपुट मिसिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि वन वन का मतलब क्या है और मेनी वन का मतलब क्या है। अगेन इंपॉर्टेंस किसको दी गई है भाई? ये ध्यान रखना, किसको दी गई है इंपॉर्टेंस? सेकंड सेट को दी गई है कि भाई सेकंड सेट के जो एलिमेंट है उनके बेसिस पे डिफाइन करूंगा मैं कि ये सेट ए वन 11 एलिमेंट है, वो करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन ही इनपुट होना चाहिए। अब जैसे एन है, ये फंक्शन एन है, ये कौन सा सेट है भाई? ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है? मेरे को बताओ एन कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है फटाफट। मेनी वन और वन वन? मेनी वन और वन वन? मेनी वन क्यों? क्योंकि ये 14 जो है, दिस आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी इनपुट्स? मोर देन वन इनपुट्स, राइट। ये तो एक ही इनपुट जो है, जो एक ही आउटपुट है, वो मोर देन वन इनपुट से करस्पॉन्डिंग है। तो इसीलिए ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन। ये वाला फंक्शन जी कौन सा फंक्शन हो जाएगा? फंक्शन जी कौन सा फंक्शन हो जाएगा? Is it one one or many one? Is there any output which is corresponding to more than one input? Is there any output? कोई भी आउटपुट है क्या 14 एक से ज्यादा इनपुट के लिए है? 13, 12 और 11 सब एक एक ही इनपुट के लिए, तो ये वन वन इनपुट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफ द फंक्शन इज वन वन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। ये भी याद रखना, इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव बोलूं या वन वन बोलूं, बात सेम है। और इसको हम लोग बोलते हैं वन वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग। ठीक है। तो मैपिंग वर्ड भी यूज आए तो उस पर कंफ्यूज मत होना। इस पे कुछ एग्जांपल करूंगा मैं जो रियल में आपको जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे इंपॉर्टेंस है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसको नोट कर लो, फिर एक दो एग्जांपल लूंगा मैं जो एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, जैसे एक्स प्लस टेन या एक्स स्क्वायर प्लस टेन। उसमें अपन को पता चलेगा कि उसको कैसे हम पता करेंगे कि फंक्शन वन वन है कि मेनी वन। नहीं, सब्जेक्टिव बेटा अलग होता है, सब्जेक्टिव पे मैं आऊंगा। वो बाइफर्गेशन, वो क्लासिफिकेशन अलग होता है। देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन
ऑफ फंक्शंस। दिस इज वन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के वन वन मेनी वन में आपने डिवाइड कर दिया। एक होता है जो इनटू और ऑनटू में डिवाइड करता है, वो भी सेट बी को इज्जत देता है, बट सेट बी को अलग तरीके से इज्जत देता है। ये अलग तरीके से दे रहा है, वो अलग तरीके से देगा। दोनों सेट बी पे डिपेंडेंट ही होते हैं, सेकंड सेट पे डिपेंडेंट होते हैं, बट वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑल टुगेदर। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। एटलीस्ट वन इसीलिए मैंने बोला कि अगर एक भी हो गया तो चलेगा, मतलब दो होंगे तो भी चलेगा, तीन होंगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे भी 11 कर देता मैं, तो भी ये मेनी वन होता, राइट। इसमें दो आउटपुट ऐसे होते जो दो आउटपुट ऐसे होते जो दो दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग थे। पहले वाले केस में एक ही आउटपुट था 12 अकेला, जो एक से ज्यादा, तो एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो या उससे ज्यादा कितने भी हो चलेगा, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे एटलीस्ट इंक्लूड कर दिया। ठीक है। राइट, जो भी ये पूछ रहा है बेटा, इसको हम लोग हमने इसका नोमेनक्लेचर देके इसको हमने बोल दिया है भाई, दिस इज वर्टिकल एक्सिस टेस्ट, नाम दिया हुआ है वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ फंक्शन, है ना। ये नोमेनक्लेचर मैं नाम पे घुसा नहीं, मैं कंटेंट पे जा रहा था, इसलिए मैंने वो नाम बताया नहीं। बोलो बेटा। Actually, so sir, actually my doubt was regarding that itself. So horizontal line test पे मतलब उसके लिए इसके लिए यूज कर सकते हैं ना? The function is one one or many one. राइट राइट राइट, करेक्ट। Okay. उस पे भी आऊंगा बेटा मैं, उसको जब अपन डिफाइन करेंगे। तो वन वन मेनी वन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब हम वन वन मेनी वन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर कुछ फंक्शन दे दिया कि भाई ये वन वन है कि मेनी वन है। ये देखो, आइडेंटिफाई करना कि हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन वन वन, इस फॉर्मेट तो बहुत इजी है, बट अगर ये फॉर्मेट में नहीं है, अगर एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा कैलकुलस ओपन कर देगा। ये मैं बोल रहा हूं आपको कि अभी जितना मैं आपको सारी चीजें बता नहीं पाऊंगा, जैसे कैलकुलस हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे डिफरेंशिएशन से तो और इजीली मैं निकाल पाऊंगा शायद के फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो सारी चीजें अभी नहीं सीख पाओगे आप, कैलकुलस जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सारी चीजें सीखते जाओगे। ठीक है। तो वन वन मेनी वन निकालने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीकों से सोचा जा सकता है, बट अभी जैसे हमने कैलकुलस ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो हमारे पास लिमिटेशंस है अभी। ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं सारी चीजें आपको बता दूं, बट देखते हैं अपना जितना टाइम अलाउड करेगा उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक फंक्शन का मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं कि फंक्शन एफ एक्स है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 10 है, एंड फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम all r to r. Function f is defined from r positive to r. Function f is defined from r negative to r, and function f is defined from r positive to r positive, and function f is defined from r negative. ये मैंने 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन दे दिए भाई, कि अब आपको मेरे को बताना है कि किसके साथ में फंक्शन वन वन है और किसके साथ में मेनी वन है। अगेन मैंने आपको बोला कि दोनों सेट अपने आप में बहुत रोल प्ले करते हैं, और इन दोनों पे ही डिपेंड करता है कि फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब मेरे को ये बताओ कि फंक्शन अगर आर टू आर डिफाइन है, तो फंक्शन मेनी वन है कि वन वन है। मैं आपको मेथड्स नहीं बता रहा हूं अभी, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से आप सोच सकते हो ना। देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, मेनी वेज ऑफ थिंकिंग इट, बट आप जस्ट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सोच सकते हो क्या। तो सबसे पहली चीज तो आप बोलोगे सर मैं -1 इनपुट डालूं या +1 इनपुट डालूं, आउटपुट सेम आ रहा है। भाई दोनों इनपुट में आउटपुट सेम आ रहा है, तो फंक्शन कौन सा हो गया, मेनी वन हो गया।
एक भी अगर आपको मिल गया कि भाई -1 और +1 दोनों में आप आउटपुट कितना आएगा इसका 11 ही आएगा, तो एक आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन इनपुट, एंड इफ इट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो भी क्या हो जाएगा, वो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। क्लियर है? ऑल रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू, दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। आर पॉजिटिव टू आर, दिस इज 1 1, राइट? ये अब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ये -1 तो बचा ही नहीं। अब 1, अगर आपको 11 आउटपुट चाहिए भाई यहां से, तो आपको इनपुट 1 ही डालना पड़ेगा, 1 के अलावा कोई इनपुट नहीं होगा जिसके लिए 11 आउटपुट होगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग में, मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताया कि भाई इस तरीके से सोच ले, तू उस तरीके से सोच, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिटरमाइनिंग इट, कि विदाउट एनी फंडा, विदाउट एनी वे, हमने सिंपलेस्ट वे में इसको निकाल लिया। देयर आर मेनी ट्रिक्स, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी सी जो आपको बताती हैं, बट मैं उनमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्टली इसी में जा रहा हूं। सेकेंड वाला क्या होगा, वो भी 1 1 होगा। थर्ड वाला क्या होगा, 1 1 होगा। लास्ट वाला क्या होगा, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग है। क्या आपको एक भी ऐसा आउटपुट मिलेगा जो एक से ज्यादा इनपुट लिया हुआ है? तो नहीं, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सिंपलेस्ट फंक्शन है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था। अब इसमें एक और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, जैसे अभी किसी ने पूछा था मुझे वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो वो हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो यहाँ पे देखो x² + 10 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो आपको पता है कि पैराबोला बनता है, राइट? बहुत बना लिया आपने पैराबोला, पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया है, ऐसा बनता है ग्राफ, फंक्शन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं पहले कंडीशन में वो फंक्शन को प्लॉट करता हूं, ऑल रियल टू रियल मेरे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। सेकेंड वाले में ग्राफ बनाऊंगा तो भाई साहब बस पॉजिटिव रियल वैल्यू इनपुट है मेरे पास। आ रहा है क्या समझ में? मेरे पास इनपुट जो है वो कौन से हैं, सिर्फ ये इनपुट है मेरे पास, पॉजिटिव। सेकेंड वाले का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, सॉरी थर्ड वाले का, तो मेरा ग्राफ सिर्फ ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव वाला नहीं लेना है, नेगेटिव वाला ही लेना है, क्योंकि इनपुट बस आप नेगेटिव वैल्यूज ही डाल रहे हो, पॉजिटिव तो डाल नहीं रहे हो, है ना? थर्ड वाले का ग्राफ बनाओगे तो अगेन सिर्फ यही बनेगा, और लास्ट वाले का ग्राफ बनाओगे तो अगेन सिर्फ यही बनेगा, है ना? क्योंकि आपको पता है कि ये आउटपुट वाला इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा है, या और पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, आउटपुट तो इसमें आ ही रहा है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज ही तो आउटपुट आ रही, सब एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, राइट? पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये सारी वैल्यूज होती हैं, तो हर एक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो यहाँ पे ग्राफ बनाने में आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। बट अब आप ग्राफिकली थोड़ा सा देखोगे तो आप देखो यहाँ पे इस वाले केस में ये एक आउटपुट है, अगर इस आउटपुट के लिए मैं इनपुट देखूंगा तो कितने इनपुट आ रहे हैं भाई, दो इनपुट आ रहे हैं ना, एक ये इनपुट डालूं या ये इनपुट डालूं, आउटपुट यही मिलेगा ना मेरे को। तो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन को देख लिया, क्या वो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान देना, क्या वो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक से ज्यादा इनपुट है, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन हो गया। यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप यहां से कोई भी लाइन ले लोगे, ये यहां से मैंने एक लाइन ली सपोज, एक ही इनपुट आया, यहाँ पे कोई लाइन ली, एक ही इनपुट आया, मतलब आपने भले इनफाइनाइट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करी, वो ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है। जैसे कि यहाँ वाले में आपने ऐसे वर्टिकल लाइन खींची थी, कौन सा था ये, वर्टिकल लाइन खींची थी, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वो फंक्शन नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और वो अगर ग्राफ से एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू मेनी इनपुट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा फास्ट चलाऊं मैं इस पार्ट में। जैसे यहाँ पे
एक ही है। आप कोई सी भी लाइन बना लो, यहां से कोई सा भी आउटपुट देख लो, इट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट ओनली। यहां भी आप देखोगे एक ही आएगा, कहीं तक भी ग्राफ ले जाओ आप, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। यहां पे भी अगर आप बनाओगे, कितनी भी लाइन बनाओ, हमेशा आपके पास कितने इनपुट आएंगे, एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट आएगा। बस ये वाला केस था जिसमें आपने बहुत सारी लाइन आप देखोगे तो आपके पास एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा, सॉरी, एक आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट आ जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल टेस्ट। क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख रहे हो, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वी यूज टू फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज मेनी वन और 1 1। ठीक है, इसके अलावा भी और तरीका, एक मैथमेटिकल वेज भी है, एक मैथमेटिकल तरीका भी है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। एक dy बाई डी एक्स वाला भी तरीका है कि dy बाई डी एक्स निकाल के किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो दिस आर अगेन डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग इट वेदर द फंक्शन इज 1 1 इन 2, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी ये है कि आप तो सिर्फ फंक्शन को देख के भी बता सकते हो किसी किसी केस में कि वो फंक्शन मेनी वन है कि 1 1 है। ठीक है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल टेस्ट। क्लियर है भाई, या कुछ डाउट है? इसको नोट कर लो। डिफरेंशिएशन वाली मेथड अभी बात अपन अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं देखता हूं आगे। मतलब पहले माय एम इज टू लेट यू नो ऑल द बेसिक्स ऑफ फंक्शन, सो दैट आगे के किसी भी चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। जैसे अभी लिमिट्स पढ़ रहे हैं, लिमिट्स पढ़ रहे थे अपन, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उन सारी चीजों में फंक्शन प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अगर आपका उतना मेरे को अश्योर करना है, मिनिमम दैट आई विल बी अश्योरिंग, उसके अलावा फिर जितना टाइम मिलेगा हम उतना डिटेल में उसको कर सकते हैं, बट बेसिक चीजें हम सारी सीख जाएं। जैसे पीरियोडिक फंक्शन है वो भी हम पढ़ लेंगे, और डी1 फंक्शन है उसके बारे में भी अपन बेसिक जान लेंगे। ठीक है, और बाकी ठीक है, बाकी आप नहीं भी ज्यादा होगा तो विथ टाइम फंक्शन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आगे जो भी आप पढ़ोगे, डिफरेंशियबिलिटी के बाद लिमिट आपने निकाला, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजों में फंक्शन की बात करने ही वाले हो आप। तो अगर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं भी हुआ फंक्शन आपका जो आपने पढ़ा था पहले, अब आगे आप पढ़ोगे तो अच्छा हो जाएगा, बट बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आपको आगे वाले पार्ट भी समझ में नहीं आएंगे कैलकुलस में। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ फर्स्ट। ओके, हाँ, फॉर टुडे क्लास इज अवर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। जो भी अपन ने पढ़ा उसमें से अगर डाउट होगा उसमें से आप शिफ्ट